गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ लेसन है हमारा जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। जिस प्रकार हमने भूमि के बारे में पढ़ा था कि भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जीवन यापन के काम आती है, आजीविका के लिए प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार जल का भी बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी को पता है जल है वो पीने के लिए, घरेलू कार्य के अतिरिक्त सिंचाई है, समुद्री यातायात है, ऊर्जा उत्पादन, मत्स्य पालन, उद्योगों आदि में जल काम आता है। जनसंख्या और मानवीय क्रियाकलापों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण जल की मांग है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जल एक सक्रिय संसाधन जरूर है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुल पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, लेकिन वह सारा जल पीने के लायक तो है नहीं, क्योंकि समुद्रों में जल है उसमें खारापन बहुत अधिक होता है, जो कि शुद्ध करके उसका उपयोग किया जा सकता है। कुल जल का सिर्फ 3% ही ताज़ा जल है या अलवणीय है। 3% जल ऐसा है जिसमें नमक की मात्रा नहीं है। अब जो ताज़ा जल है वो प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय में एक समान उपलब्ध नहीं होता है। यदि एक स्थान पर जल अधिक है तो दूसरे स्थान पर कंठ की प्यास बुझाने के लिए मीलों पानी की तलाश करनी पड़ती है। जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वह उसके अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण और कुप्रबंधन के कारण उपयोग के अयोग्य होता जा रहा है। अत्यधिक उपयोग आप समझते हो, प्रदूषण, लगातार प्रदूषक तत्व जल में मिल जाते हैं। कुप्रबंधन की सही से जल का उपयोग नहीं करने के कारण अयोग्य होता जा रहा है। जल की घटती आपूर्ति पृथ्वी पर मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। तो जल के बारे में कुछ जल के महत्व के बारे में बतानी है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में जो युद्ध है वो जल को लेकर हो सकता है। आपस में जल के कारण आपस में लड़ाई झगड़े भी होती है, दो देशों के बीच में विवाद होता है, दो राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नदियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है तो उसके पानी को रोक लिया जाता है उपयोग के लिए। फिर दूसरे राज्य या दूसरे देश इस पर आपत्ति करते हैं और आपस में तनाव उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जल के महत्व के बारे में हमें बताना है। उसके बाद में बताना है कि भारत के जो जल संसाधन है वो कितने हैं। तो भारत में विश्व के धरातल का कुल 2.45% भाग है, यानी हमने पढ़ा होगा कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, 2.4% है भारत में, या 2.45%। ये भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत बताया इसने। जल संसाधनों का कितना है, 4% है। और जनसंख्या भारत में कितनी है, 16% जनसंख्या रहती है। आप एक कंपैरिजन करके देखो भारत में जनसंख्या कितनी है, जल संसाधन कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। देश में हर साल वर्षण से लगभग 4,000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। वर्षण का अर्थ होता है कि ओलावृष्टि, हिमपात, संहिमवृष्टि, वर्षा सभी वर्षण के अंतर्गत आते हैं। इसका लगभग 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। बहुत सा इनके 45% भाग है वो ढाल के अनुरूप या ढाल के कारण बहकर तालाब, झील और नदियों में चला जाता है। इस जल को पृष्ठीय धरातलीय जल कहते हैं। और वर्षण से बहुत सा जल यानी कि कुछ मात्रा है वो मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाता है, इसको भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं। अब इसके धरातलीय जल संसाधन जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ये 4 स्रोत है: नदियाँ, झीलें, तलिया, तालाब, यानी कि तालाब का छोटा रूप है उसको तलिया या भी कहते हैं। भारत में 1.6 किलोमीटर से लंबी नदियों कितनी है, 10,360 नदियाँ हैं भारत में। तो नदियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी भारत में कमी है। ये जल को मापने की 3 इकाई हमें याद करनी है: घन मीटर, हेक्टेयर मीटर जल और घन किलोमीटर जल क्या होता है। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 2.5 एकड़ होता है। भारत में वर्षा है प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होती, सभी को पता है। ज़्यादातर वर्षा है वो चौमासे यानी कि जून से सितंबर जो मानसून का समय होता है उसी समय होती है। और जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध जैसी कुछ बड़ी नदियों के बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र, यानी कि वो बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि वो कितने क्षेत्र से जल को बहाकर ला रही है, कितने क्षेत्र से जल को बहाकर ला रही है, वो बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र कहलाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी है मणिपुर के निकट है। जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जबकि इसके अलावा कुछ एक नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का ज़्यादातर भाग उपयोग में लाया जाता है, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र में अभी तक यह संभव नहीं हो पाया, यानी कि जो जल बह रहा है उसका प्रयोग कम लाया जाता है। अधिकतर जल है वो समुद्रों में चला जाता है। भौम जल संसाधन जो भूमि के जल होता है उसको भौम जल संसाधन कहते हैं। और ये खेती के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। प्रवेश्य चट्टान क्या होती है, जिसको आसानी से खोदा जा सके, जिसमें आर पार छिद्र और प्रवेश चट्टान होती है। इसमें कुएं खोद कर, ट्यूबवेल या बोर करके भी हम पानी को उपयोग के लायक बनाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। अब वितरण में क्या बताया कि भारत में कुल कितना जल है, 431.42 घन किलोमीटर पुनर्भरणीय भौम जल। पुनर्भरणीय भौम जल है। भौम जल क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर उपलब्ध होता है, भौम जल होता है। पुनर्भरणीय
जिसको कि उसकी पुनः आपूर्ति होती रहे। भौम जल के वितरण पर उसके अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि चट्टानों की संरचना, कठोर चट्टान है तो वहाँ पर भौम जल की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार वहाँ का धरातल कैसा है, चट्टानी है या फिर मैदानी भाग है, जल आपूर्ति वहाँ पर कितनी होती है। तो ये सारे पॉइंट हमें याद करने हैं और ये बिल्कुल ही आसान सा लेसन है, बिल्कुल भी मुश्किल लेसन नहीं है। भौम जल के संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है कि भारत में भूमिगत जल के कुल उपलब्ध संसाधनों का कितना भाग है, 32% भाग विकसित किया जा सकता है। भारत में ये माने कि 100% में से 100 भूमिगत जल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जो पृथ्वी के अंदर जल है उसके 100% में से केवल हम 32% जल का ही उपयोग कर रहे हैं। भौम जल संसाधनों की विकसित मात्रा में राज्य के अनुसार बहुत ही विविधता पाई जाती है। जैसे पंजाब में लगभग 100% में से 99% भौम जल का उपयोग करते हैं, वही जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1% है। यानी कि भौम जल संसाधनों की विकसित मात्रा में पंजाब, हरियाणा, अब इसमें आपको क्या करना है, पंजाब और हरियाणा 2 के लिख देना आप आंकड़े, उसके बाद डाटा लिख देना उसके प्रतिशत, उसके बाद में आप सिर्फ नाम लिखने हैं कि ये अपने जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रही हैं। जबकि कुछ एक जल है वो बहुत कम उपयोग, कौन कौन से करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ये बहुत कम है भौम जल का उपयोग करते हैं। लेगून और पसत जल, लेगून भारत की जो मुख्य भूमि की समुद्र तटरेखा कितनी लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है। लेगून क्या होती है, जो 3 ओर से स्थल भाग से घिरी हुई झील है उसको लेगून कहते हैं। कुछ राज्यों में समुद्र तट कटा फटा होता है, इसी कारण वहाँ पर अनेक लेगून और झीलें बन गई है। लेगून चिचले जल यानी कि कम जल का एक ऐसा विस्तार होता है जो समुद्र से अंशतः यानी कि जो समुद्र से एक संकीर्ण स्थल पट्टी द्वारा अलग होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये देखो, जैसे भारत की दक्षिण की स्थिति ये, लेकिन कोई भाग है जैसे ये भाग है, ये अंदर तक है, यहाँ तक जल आ जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर चट्टानों का अपर्दन होता है, तो वहाँ पर एक अपर्दन के कारण उसके बाद में मिट्टी है वहाँ पर जमती जाती है और इस प्रकार एक दीवार जैसी आकृति बन जाती है। तो ये समुद्र हो गया और ये यहाँ पर जल, उसके बाद में एक दीवार जैसी आकृति बन जाती है। तो इसलिए इसने कहा है कि संकीर्ण स्थल पट्टी द्वारा अलग होता है। संकीर्ण मतलब पतली। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटों पर अनेक लेगून और झीलें बन गई है जिसमें विशाल धरातलीय जल संसाधन है। आमतौर पर इन जलाशयों का जल क्या होता है, खारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो समुद्र से कहीं ना कहीं जल है वो जुड़ा होता है या समुद्र के जल से उसका संबंध होता है। परंतु इसका उपयोग जो मछली पालन और चावल की कुछ खास किस्म या सिर्फ नारियल के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बहुत आसान लेसन है क्योंकि जल की विशेषताओं के बारे में बताना है। उसके बाद में जल की मांग है, तो जल का प्राथमिक उपयोग क्या होता है, पीने के लायक भारत की संशोधित राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार है पीने के लिए। इसके जल के आर्थिक उपयोग क्या है, सिंचाई के लिए। अब पता है हमें खेतों में सिंचाई की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि जब भारत की खेती है वर्षा निर्भर है, कई बार वर्षा है वो अच्छी नहीं हो पाती है, तो सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन किया जाता है। और भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ी हुई है। सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता यानी कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद में है हम खेतों में पानी के लिए केवल मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके पीछे कारण क्या है, भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का अधिकांश भाग किसमें, उष्ण कटिबंध में, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, उपोष्ण कटिबंध में है। अधिक गर्मी के कारण क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों अलग है। जब जल भाप बनकर वायुमंडल में जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन जब जल पेड़ पौधों की पत्तियों से, मिट्टी से, तालाबों से, झीलों से, नदियों से सम्मिलित रूप से भाप बनकर वायुमंडल में जाता है उसको वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। अगर ये आए कि नदी से जल है वो वायुमंडल में जा रहा है तो वो वाष्पीकरण होगा। यदि पेड़ पौधों की पत्तियों, मिट्टी से, नदी से, समुद्र से, सभी से जल सम्मिलित रूप से वायुमंडल में जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल की मात्रा कम हो जाती है। क्यों, प्रभावी मात्रा कम क्यों हो जाती है, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंध में गर्मी अधिक पड़ती है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर है वर्षा का असमान स्थानीय के वितरण। भारत में कहीं पर वर्षा बहुत अधिक होती है, कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है। कुछ भाग है वर्षा विहीन है, जैसे कि मेघालय में 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, राजस्थान में 10 से 12, मेघालय में 1200 सेंटीमीटर, मेघालय में 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, राजस्थान में 10 से 12 या 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो भारत में वर्षा का भी असमान स्थानीय का वितरण है। वर्षा का असमान कालिक। अब देश में केवल 4 ही महीने वर्षा होती है, जून से सितंबर, इसको चौमासा भी कहते हैं। सर्दी में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। शुष्क अवधि केरल में 5 माह से लेकर
उत्तर पश्चिम में 9.5 माह तक होती है, क्योंकि केरल में मानसून की वर्षा अधिक होती है। मानसून की पवनें सबसे पहले केरल में आती है, उसके बाद लौटती भी केरल से है। तो केरल में जो शुष्क मौसम है वो सिर्फ 5 माह का है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर शुष्क मौसम है वो 8 से 9 महीने का होता है। तो सिंचाई के बिना खेती नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में है वर्षा की परिवर्तनता। अब भारत के विस्तृत भागों में वर्षा में स्थानिक और सामयिक स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन ज़्यादा है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह परिवर्तन और भी ज़्यादा होता है और बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी से अछूते नहीं है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे किसी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वहाँ पर 50 की जगह अगर 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है तो उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, सिंचाई की आवश्यकता होगी। अगर कहीं पर 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है और वहाँ पर अगर 200 की जगह 170 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनता है, वर्षा का परिवर्तन है वो सबसे अधिक प्रभाव डालता है। लेकिन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी वर्षा का परिवर्तन है वो विपरीत प्रभाव डालता है। तो भारत के सभी क्षेत्र, इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या होती है। वर्षा की अनिश्चितता। भारत में ज़्यादातर वर्षा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और वर्षा न केवल आगमन और निवर्तन में अनिश्चित है, यानी कि मानसून का आना और जाना दोनों में अनिश्चित है। इसकी निरंतरता, लय और गहनता में अनिश्चित है, यानी कि लगातार वर्षा नहीं होती है। कोई 1-2 दिन या 5-7 दिन वर्षा हो जाती है, 1 वीक वर्षा हो जाती है, उसके बाद में कुछ दिनों तक वर्षा होती नहीं है, फसलें सूखने लगती है, उसमें सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि गन्ना है, चावल है, पटसन है। अधिक उपज देने वाली फसलें, अगर फसलों का उत्पादन अधिक लेना है तो नमी की अधिक जरूरत होती है। पंजाब और तमिलनाडु ने हमारे तजुर्बे को साबित कर दिया है कि बिना सिंचाई के उच्च उत्पादकता वाली फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। लंबा वर्धन काल, यानी कि साल भर पर्याप्त तापमान रहने के कारण देश के ज़्यादातर भाग में 3 फसलें तो उगाई जा सकती है, लेकिन जल की समस्या है। लंबा वर्धन काल यानी कि 1 साल में हम 3 फसलें तो उगा सकते हैं अगर सिंचाई की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी, तो सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता है वह असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। सभी को पता है कि जहाँ पर सिंचाई होती है वहाँ पर फसलों का उत्पादन अधिक होता है, जो सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पर फसलों का उत्पादन कम होता है। अब भूमजल का गहराता संकट। भूमजल का संकट क्यों गहरा रहा है? क्योंकि देश में हरित क्रांति के अगन राज्यों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग है सिंचाई के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र हमने पहले पढ़ा था। कितना क्षेत्र है वो कृषि के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में गेहूं, परंपरागत चावल अपेक्षा अगर नहीं पिछले गेहूं तो यहाँ से पहले से बोया जा रहा है, लेकिन चावल का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। परंपरागत वो होता है जो लगातार जिसका उत्पादन किया जा रहा हो। ये दोनों फसलें सिंचाई की सहायता से उगाई जाती है और मुख्य साधन क्या है? कुएं, नलकूप है। निवल क्षेत्र का पंजाब में 76%, हरियाणा में 51% भाग कुओं से, नलकूपों से सिंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी राज्य जो भूमजल के बड़े भाग का सिंचाई में उपयोग करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि लगातार भूमजल का उपयोग होता रहा है, जिसके कारण कि उसका गहराता संकट भी है, क्योंकि जितना भूमि से हम जल को निकालते जा रहे हैं उतनी जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए तो लगातार भूमजल स्तर है वो गिरता जा रहा है। उसके बाद में जल संसाधनों की उभरती समस्याएं हैं। तो भारत का इतने बड़े आकार और विस्तार के बावजूद भारत की 118 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, अब 118 की जगह 120 भी लिख सकते हो, संसार के देशों की पंक्ति में खड़ा किया है। जल के अपार भंडार के होते हुए भी भारत जल अभाव के संकट से जूझ रहा है। अब कारण क्या है कि जनसंख्या बढ़ने से जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो दिन प्रतिदिन कम हो जाती है, लोगों को जल कम मिल पाता है। जितना भी जल उपलब्ध है उसका बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो जाता है, जैसे घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल। अपशिष्ट क्या होता है? जो प्रदूषित जल होता है उसको अपशिष्ट जल कहते हैं। घरों से जो कपड़े धोते हैं या फिर अनेक प्रकार से जो जल की उपयोगिता नष्ट हो जाती है वो घरेलू अपशिष्ट होता है। उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के लिए जल को उसके आर पार किया जाता है या मशीनों को ठंडा किया जाता है, तो जल में अनेक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं। कृषि कार्यों में, खेतों में हम जब उर्वरक डालते हैं या फिर कीटनाशक डालते हैं तो जल की उपयोगिता नष्ट होती है। तो प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल के गुणों का ह्रास, वही चीज़ें आपको फिर से बतानी है किस प्रकार से उद्योगों से जल की गुणवत्ता नष्ट होती है या फिर घरेलू उपयोग से जल की गुणवत्ता नष्ट होती है और खेती से जल की गुणवत्ता नष्ट होती है। तो आपको ये लेसन बिल्कुल ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें कुछ कॉलम दिए गए हैं। अब एक तो ये देखो इसमें क्या दिया गया, अम्बाला के सुखो माजरी गाँव ने राहत दिखाई। अब आपको ये पढ़ना है कि सुखो माजरी गाँव ने कि पर्यावरण के इष्टतम उपयोग के लिए अम्बाला का नाम यदा कदा सुर्खियों में आया है।
पॉपुलर वृक्षों की खेती की दुनिया भर में नाम कमा चुके यमुनानगर के बाद अंबाला ने अब जल संभर विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब जल संभर क्या होता है कि जब अत्यधिक वर्षा होती है तो बहुत सा जल है वो छोटे छोटे नालों के माध्यम से बह जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उस जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब वर्षा नहीं होती है, क्षेत्र सूखा होता है, तो वहाँ पर उस जल का उपयोग किया जाता है। अब उसके दो फायदे होते हैं, एक तो जल को इकट्ठा कर लिया, जल संग्रहण क्षेत्र यानी कि जल को इकट्ठा कर लिया, बांध बनाकर रोक लिया, तो भूमि के अंदर जल जाएगा, जिसके कारण भूम जल का जो संकट है वो भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा है कि जो बांध बना जल को रोका है तो सिंचाई के काम भी वो आता है। इसी प्रकार रालेगंज सिद्धि गांव में जल संभर विकास, रालेगंज सिद्धि जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, और आपने एक नाम सुना होगा अन्ना हजारे का, उन्हीं का गांव है ये। तो उन्हीं की बदौलत या उन्हीं की मेहनत के कारण, जो कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव था, और आज वो गांव विकास से लगातार विकास करता जा रहा है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि जब सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है तो अत्यधिक फसलों का उत्पादन होता है। जब फसलों का उत्पादन होता है तो लोगों के पास आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं। अब इसको अंबाला का जो उसको माजरी गाँव, इसका कोई रट्टा नहीं मारना है हमें, इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार रालेगंज सिद्धि में जल संभर विकास कार्यक्रम है, इसको भी रट्टा नहीं मारना है। ये नहीं है कि सारी की सारी लाइनें हमें एज इट इज़ रट कर याद करनी, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पूछ ली कि रालेगंज सिद्धि कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो भौगोलिक दशाएं कि वहाँ पर किस प्रकार की दशाएं थी, उष्ण कटिबंध में था, अयनवर्तीय कोई ज़रूरी नहीं है। आप सीधा देख सकते रालेगंज सिद्धि है वो उष्ण कटिबंध में एक सूखा क्षेत्र था। पहली वर्षा की कमी और ऊंचे तापमान की हालत बिगाड़ रखी थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे गाँव में ढाल है वो तीन कोई ज़रूरी नहीं थी। आप ये देख सकते हो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ गाँव था, मिट्टी उतली और ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। तेज़ ढाल के कारण धरातल का भाव दिखता। सिंपल हमें इसको पढ़ना है। 1975 से पहले वहाँ के हालात क्या थे। एक फरिश्ते का आगमन, और फरिश्ता कौन था, अन्ना हजारे था। निस्वार्थ नेतृत्व, उसने बिना किसी स्वार्थ के नेतृत्व किया था। तो दोनों कॉलम है अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में दो से 3 बार हम कॉलम पढ़ते हैं तो हमें बहुत इसमें से कुछ एक पॉइंट याद हो जाएंगे, और उस पॉइंट के बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो हम आसानी से कर भी सकते हैं। अगर आपको किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन होमवर्क है वो डेली कंप्लीट करके सेंड कर दिया करो। जो भी लर्न करने के लिए आपको क्वेश्चन बोले जाते हैं वो क्वेश्चन लर्न किया करो, क्योंकि रिवीजन का शायद टाइम कम ही मिले, क्योंकि आपका सिलेबस है वो अभी तक बहुत पड़ा है। ओके, थैंक्स।